अब हालात ये हो गए हैं कि बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारी एजेंसीज ने अब कहना शुरू कर दिया है कि निफ्टी 20,000 से नीचे जा सकता है। मैं नहीं कह रहा भैया, मैं एनालिस्ट नहीं हूं और मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूं, मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन मैं एनालिस्ट की बात आप तक पहुंचा जरूर सकता हूं। रिपोर्ट एजेंसीज जो कहती हैं उसकी बात, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, आज पूरा एनालिसिस हम करेंगे। 20,000 और 18,000 के लेवल की बात हो रही है, निफ्टी 18,000 तक भी जा सकता है, ऐसा भी एजेंसीज कह रही हैं। और क्यों कह रही हैं उसका पूरा एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। फिलहाल आप देख रहे होंगे इन दिनों क्या चल रहा है। पिछले 14 दिनों में निफ्टी 8% टूट चुका है, सिर्फ पिछले 14 दिनों में। रुपया इतिहास में जब से रुपया बना है अब तक इतना कभी नहीं गिरा है। रुपया अपने लोएस्ट लेवल पर है 92.42। क्रूड ऑयल 47% महंगा हो चुका है और टोटल मार्केट कैप जो है सेंसेक्स का लगभग 22 लाख करोड़ डूब चुका है। हालात ये हैं। अब जरा उन एजेंसीज की बात करते हैं कि ये एजेंसीज क्या कह रही हैं। अगर 20,000 और 18,000 के लेवल की बात कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कह रहे हैं। बेसिकली बहुत सारी एजेंसीज ये प्रेडिक्ट कर रही हैं कि ये युद्ध, कुछ कह रही हैं 1 महीना चलेगा, कुछ 2 महीना चलेगा, कुछ 3 महीना चलेगा और कुछ एजेंसी कह रही हैं अगले 5 महीने भी चल सकता है। तो आज जो हम बात करेंगे ना, ये जो एजेंसीज कह रही हैं 12,000, 18,000 और 20,000, वो युद्ध का ड्यूरेशन जितना ज्यादा लंबा होता चला जाएगा, समझ लो स्टॉक मार्केट की उतनी ज्यादा बर्बादी होती चली जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आज डिटेल में इसी बात को हम समझेंगे। अब CSIS एनालिस्ट हैं, इनका कहना है कि युद्ध अभी 6 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते तक चल सकता है। ठीक, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं। ठीक, 12 हफ्ते का मतलब कितना हो गया, लगभग 2.5 महीने के आसपास। टाइम अल जजीरा कह रहे हैं कि 12 हफ्ते से लेकर के 26 हफ्ते तक चल सकता है। मतलब भैया 5-6 महीने चला जाएगा क्या युद्ध। अब 5-6 महीने चला जाएगा तो क्या, कहां कहां तबाही मचेगी, वो समझेंगे आज हम। ब्रूकिंग्स ये कह रहे हैं कि 8 हफ्ते से 14 हफ्ते तक युद्ध चल सकता है। वी रिस्क ये कह रहे हैं 6 हफ्ते से 10 हफ्ते तक चल सकता है। और ट्रंप खुद, जो कि युद्ध का इनिशिएटर है, जो युद्ध शुरू करवाने वाला चाचा है, वो कह रहे हैं 4 हफ्ते से 5 हफ्ते। अच्छा, आपको बता दूं, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो शुरुआत में ट्रंप ने एक भविष्यवाणी करी थी। क्या भविष्यवाणी थी कि 4 से 5 दिन का युद्ध है, ये 4 से 5 दिन में हम निपटा देंगे, ईरान मान जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ट्रंप की भविष्यवाणी, ट्रंप की बातें कितनी सच होती है, वो पिछले 1-1.5 साल में तो हम समझ ही चुके हैं। तो कहां 4 से 5 दिन कह रहे थे चचा, और अब कह रहे हैं 4 से 5 हफ्ते चल सकता है। और ये 4 से 5 हफ्ते ट्रंप कह रहा है, और ट्रंप की बात पर हमको यकीन करना है कि नहीं करना है, या बेहतर जानते हैं एजेंसीज क्या कह रही हैं, क्यों कह रही हैं, वो तो आज हम बात करने वाले हैं। ट्रंप ने खुद कहा था कि इनका ओरिजिनल प्लान 4 से 5 हफ्ते था। शुरुआत में 4 से 5 दिन था, फिर 4 से 5 हफ्ते बना, और ये भी खुद ही कह रहा है कि अभी हम शेड्यूल से आगे हैं। शेड्यूल से आगे मतलब 4 से 5 हफ्ते से ज्यादा। 14 दिन हो चुके हैं युद्ध को, और युद्ध अभी और इंटेंस और ज्यादा गहरा और ज्यादा खूंखार होता जा रहा है, और युद्ध खत्म होने का कहीं कोई नामो निशान फिलहाल तो नहीं है। ब्रूकिंग्स ये कह रहे हैं कि हम जो देख रहे हैं उससे ज्यादा ये वॉर कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। व्हाइट हाउस ने इतना सोचा भी नहीं होगा, व्हाइट हाउस मतलब अमेरिका प्रेसिडेंट ने इतना सोचा भी नहीं होगा कि वॉर इतना खतरनाक हो जाएगा, और जितना खतरनाक ये हो चुका है और होता जा रहा है। ब्रूकिंग्स ये भी कह रही हैं कि अगर ईरानी रिजीम ज्यादा मजबूत निकली तो यूएस इस ट्रैप में फंस जाएगा वॉर के। भैया यूएस निकल नहीं पाएगा। 25% अमेरिकन, सिर्फ 25% अमेरिकन इस युद्ध के सपोर्ट में हैं। बाकी 75% लोग अमेरिकन चाहते ही नहीं हैं कि ये युद्ध हो। अब जरा हम ये समझ लेते हैं कि किन देशों ने क्या क्या एक्शंस लिए हैं। सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे कि भारत ने इस आपदा में क्या क्या एक्शंस लिए हैं हमारे को राहत की सांस दिलाने के लिए। भैया भारत का सबसे बड़ा एक्शन, ईरानी प्रेसिडेंट को कॉल किया, बात किया, ये रिक्वेस्ट की गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से भारत के जहाज एटलीस्ट गुजरने दो भैया। लेकिन अभी तक फिलहाल इसका कुछ कंक्लूजन आया नहीं है। देखो, भारत का स्टैंड क्लियर है कि भारत का स्टैंड किसी एक देश के साथ नहीं है। भारत ईरान के साथ भी नहीं है और ईरान के खिलाफ भी नहीं है। भारत यूएस के साथ भी नहीं है और यूएस के खिलाफ भी नहीं है। तो यह अच्छी बात है कि भारत किसी से भी बातचीत कर सकता है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू हो चुका है। ये एक्ट क्यों लागू हुआ है कि भैया आप अभी वीडियो फोटो देख रहे होंगे कि गैस का पैनिक वगैरह कैसे चल रहा था। अभी तो 1-2 दिन से ठीक हुआ, ये लोग लाइन में लग रहे हैं, बेहोश होकर के गिर रहे हैं महिलाएं, ऐसे कई सारे वीडियो फुटेजेस आए थे, जिस पर हमने एक वीडियो किया भी था अपने दूसरे वाले चैनल पर, सागर सिन्हा डेली जो है उस पर हमने डाला था। ठीक,
10 मार्च को सरकार ने ये एक्ट लागू किया है। ये एक्ट बेसिकली ये कहता है कि हम प्रायोरिटी वाइज एलपीजी देंगे। प्रायोरिटी वाइज मतलब हमारे प्रायोरिटी में, मतलब देश की प्रायोरिटी में सबसे पहले हैं घरों का पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी, जो कि घर में हम लोग यूज करते हैं, उनका नहीं रुकना चाहिए एलपीजी भैया। उनका गैस उनको पहुंचते रहना चाहिए ताकि घर के बाल बच्चे लोग अपना, उनमें कोई रुकावट ना आ जाए उनकी जिंदगी में। प्रायोरिटी नंबर 2 आता है फर्टिलाइजर प्लांट, यानी कि जो कंपनीज, जो प्लांट्स फर्टिलाइजर्स बनाते हैं वो प्रायोरिटी नंबर 2 है, उनको 70% सप्लाई दिया जा रहा है। तीसरी प्रायोरिटी पर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उनको 80% सप्लाई दिया जा रहा है। चौथी पर है इंडस्ट्रियल कमर्शियल, 80% सप्लाई उनको भी दिया जा रहा है। घरेलू गैस सप्लाई टेम्पररी सेफ है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत जगहों पर ऐसा पैनिक देखने को मिल रहा है कि लोगों को ये डर है। हालांकि देखो, सरकार ने ये बात कह दिया है कि घरेलू गैस बिल्कुल सेफ है, घरों में तो मिलता रहेगा, लेकिन फिर भी लोगों में पैनिक है भी, लोग अभी भी लाइन में लगे हैं। और जो जमाखोरी वाले हैं, जो ब्लैक में बेच रहे हैं, 1000 रुपए की चीज 2500 3000 में बेच रहे हैं, वो भरपूर फायदा अभी भी उठा रहे हैं। इससे इंडस्ट्रीज को जरूर नुकसान हो रहा है, और अगर ऐसा चलता रहा तो अभी और ज्यादा नुकसान होगा, और धीरे धीरे आगे चल के किसानों पर भी इफेक्ट होगा, क्योंकि फर्टिलाइजर प्लांट में अगर सप्लाई कम होगी तो फर्टिलाइजर्स महंगे होंगे और किसान सफर करेंगे। एलपीजी रिफिल वेटिंग पीरियड सरकार ने बढ़ा दिया है। अभी क्या होता था कि आप एक गैस अगर ऑर्डर कर रहे हो तो 21 दिन के बाद दूसरा गैस ऑर्डर कर सकते थे। सरकार ने उसको बोला है कि 21 दिन से 25 दिन, अब एक गैस ऑर्डर करने के बाद अगला गैस आप 25 दिन बाद ही ऑर्डर करोगे। तो इससे बेसिकली जो जमा किया जा रहा था घर में, है 2-4 भर के रख लो भैया, वो चीज रुकेगी, तो जो जरूरतमंद है उनको पहुंचेगा। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ है रेस्टोरेंट वालों को, फूड चेन वालों को। NRAI मतलब रेस्टोरेंट एसोसिएशन, 75% फूड सर्विस इंडस्ट्री एलपीजी पर निर्भर है, उन्हीं से उनका खाना वाना बनता है जो कस्टमर्स को सर्व किया जाता है। अभी इस शॉर्टेज की वजह से 1200 से 1300 करोड़ हर रोज, एवरी डे, इस इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। और इस चक्कर में सबसे ज्यादा मर रहे हैं, सबसे ज्यादा बुरा हाल है गिग वर्कर्स का। जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज जो एक दिन में 20, 22, 25 ऑर्डर्स डिलीवर करते थे, आज के दिन में उनके पास ऑर्डर ही नहीं है, 5-7 ऑर्डर डिलीवर कर पा रहे हैं। रेस्टोरेंट बना नहीं पा रहा ना, रेस्टोरेंट उतना सामान बना नहीं पाएगा तो लोग को दे कैसे पाएगा। तो मतलब ये समझो कि समाज का जो सबसे लास्ट इस पूरे सीक्वेंस में, रेस्टोरेंट, कंज्यूमर, कस्टमर, सबसे लास्ट में जो बंदा आ रहा है वो गिग वर्कर्स, वो तक इंपैक्ट हो चुका है। चौथा जो एक्शन भारत ने लिया है, रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। आपको पता है कि ट्रंप ने मना कर दिया था रशिया से तेल खरीदने को, और बीच में खबर आई भी थी कि रशिया से भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया है, लेकिन ऑफिशियली इंडिया का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया था कि हमने रशिया से खरीदना तेल शुरू किया है, बंद किया है कि नहीं आया है। लेकिन सारी रिपोर्ट्स थी कि रशिया से भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया था। लेकिन अब ट्रंप ने खुद बोल दिया है कि भैया, सारे देशों को बोल दिया है कि 30 दिन तक रशिया से तेल ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जो मेन जरिया था, सबसे बड़ा एशिया का 80% ऑयल यही इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजरता था, और ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर दिया, तो दुनिया का, एशिया का 80% ऑयल जो गुजर रहा था वो सफर हुआ। तो उसको देखते हुए ट्रंप ने भी बोल दिया कि भैया ठीक है, 1 महीने के लिए रशिया से ले लो तो तेल यार। और उसके साथ एक और भारत ने बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, ऑपरेशन संकल्प एक्टिवेट किया है। ऑपरेशन संकल्प क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, आपको पता है कि ईरान ने बोल दिया है कि जो भी अमेरिकी जहाज इधर से गुजरेगा, या पहले तो ये कहा कि जो भी, जिस भी देश का जहाज इधर से गुजरेगा बम मार करके उड़ा देंगे भैया, और यूएस का खास करके गुजरा तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में भारत के जहाज भी तो गुजर रहे हैं, पूरे एशिया का 80% तेल यहीं से गुजर के आ रहा है। तो भारत ने संकल्प एक्टिवेट किया, का मतलब ऑपरेशन संकल्प, कि भारत के जहाज जो इस खाड़ी के आसपास हैं वहां पर नेवी की प्रोटेक्शन पहुंच गई, नेवी का जहाज पहुंच गया कि भारत के तेल के जहाज को पूरी तरीके से सेफ्टी दी जाए, भारत के जहाज को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इंडियन नेवी के जहाज गल्फ ऑफ ओमान में डिप्लॉय किए गए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब इसके बाद अमेरिका ने क्या एक्शन लिए हैं? अमेरिका ने भैया सारी दुनिया को परमिशन दे दिया है, 30 दिन के लिए वेवर दे दिया है, रशिया से जाकर के तेल खरीद लो। लेकिन इसका पूरा फायदा रशिया उठा रहा है। पहले भारत रशिया को सस्ते में तेल देता था, अब 2 से 8% के आसपास उसने बढ़ा दिया है। मतलब क्या कहावत है, महंगाई में आटा गिला, वो वाला हाल कर दिया रशिया ने। देखो, समय समय की बात है, अगर समय मौका परस्त तो हर कोई होता है। रशिया को भी पता चला कि भैया डिमांड बढ़ गई है, हर जगह से
हमारे से ही मांगा जा रहा है, तो उसने भी अपना प्राइस बढ़ा दिया। उसके बाद अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर हर मिलिट्री टारगेट तबाह किया। ये खार्ग आइलैंड क्या है आपको ये दिखाता हूं। देखो ये है एक आइलैंड है ईरान में, छोटा सा। पहले आपको जूम आउट करके दिखाता हूं यहां पर, उसके बाद जूम इन करके दिखाता हूं। ये वो आइलैंड है, यहां पर ये समझ लो ईरान का जो तेल है ना, तेल भंडार, 90% तेल भंडार इसी के नीचे है। फिलहाल अमेरिका ने क्या किया है कि यहां पर जो ईरान के मिलिट्री बेसेस हैं उसको उड़ाया है और धमकी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला, युद्ध बंद नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, तो इस पूरी खाड़ी को उड़ा देंगे, इस पूरे आइलैंड को उड़ा देंगे। उसके बाद तुम झुंझुना बजाते रहना। जिस तेल के दम पे तुम पूरी दुनिया में अपना भौकाल बनाते हो, तुम्हारा धंधा ही तेल से चलता है, लो तेल का तुम्हारा सोर्स ही हम खत्म कर देंगे। ये अमेरिका ने धमकी दी है। ठीक, उसके बाद ईरान के एक्शंस क्या क्या हुए हैं। ईरान कुछ दिनों पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर चुका है, गल्फ कंट्रीज पर मिसाइल और ड्रोन बरसाए हैं। अब अमेरिका तो दूर है, तो ईरान क्या करे। जो ईरान के आसपास गल्फ कंट्रीज हैं, यूएई है, मिडिल ईस्ट है, दुबई भी है उसमें से, उस पर मिसाइल बरसाए हैं। दुबई का एयरपोर्ट हिट हुआ है, 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं दुबई में। ये ईरान के एक्शन थे। रशिया का एक्शन क्या था? रशिया ने बेसिकली तेल देना तो शुरू कर दिया ट्रंप के कहने पर, लेकिन अपना दाम बढ़ा दिया है उसने। ठीक है, अब इन सब के बाद आते हैं असर क्या होगा निफ्टी पर, रुपए पर, भारतीय इकोनॉमी पर, स्टॉक मार्केट पर क्या असर होगा। देखो फिलहाल की कंडीशन ये है कि 24,028 निफ्टी यहां तक गिर चुका है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, एजेंसीज कह रही हैं, कौन कौन सी एजेंसीज कह रहे हैं वो भी आऊंगा। एजेंसीज कह रही हैं कि अगर एक महीना ये वॉर अभी चल गया और, तो बेस्ट केस में निफ्टी 23,000 तक जाएगा, वर्स्ट केस में 22,000 तक जा सकता है। अगेन 2 महीने वाली एजेंसीज, मतलब जो एजेंसीज कह रही हैं अगर 2 महीना चल गया तो बेस्ट केस में 21,500 जा सकता है निफ्टी, और 20,000 जा सकता है वर्स्ट केस में। और अगर 3 महीना चला गया युद्ध तो निफ्टी 20,000 जा सकता है बेस्ट केस में, और वर्स्ट केस में 18,000 जा सकता है। हमने आज 3 महीने तक के केसेस को ही समझे हैं। शुरुआत में आपने देखा होगा, शुरुआत के स्लाइड में मैंने क्या बताया कि एक एजेंसी ने 5 महीने 6 महीने बोल दिया है, तो 3 महीने तक अगर 18,000 जा सकता है निफ्टी, तो 5 महीने अगर युद्ध चल गया, सोच लो भैया, हम ना बोलेंगे इसके बारे में। अच्छा, इसके साथ साथ रुपए पर क्या असर होगा? अगर ये युद्ध 1 महीने तक चल गया तो रुपया गिरेगा 93, मतलब $1 बराबर 93 रुपए, और वर्स्ट केस में 95 रुपए का रुपया, 95 रुपए तक जा सकता है रुपया। 2 महीने तक वॉर चला तो बेस्ट केस में 95 और वर्स्ट केस में 97 रुपए तक जाएगा, 97 तक जाएगा रुपया। 3 महीने अगर वॉर चल गया तो बेस्ट केस में 97 और वर्स्ट केस में 100 रुपए पार, 100 का आंकड़ा पार। आज तक जिंदगी में कभी 100 का आंकड़ा पार किया नहीं रुपया, 92 ही नहीं किया भैया, 92 हम पहली बार पहुंचे हैं। अच्छा, ब्रेंट क्रूड ऑयल बता रहा है कि 1 महीने अगर चला तो 112 जाएगा डॉलर, 2 महीने चला तो 122, और 3 महीने अगर चल गया तो $142 क्रूड ऑयल जा सकता है। अब जरा समझते हैं 1 महीना अगर युद्ध चला तो क्या क्या होगा। सर एमके ग्लोबल ने बोला है कि 24,500 से 25,000 तक का इन्होंने लेवल पहले दिया था, जो कि क्रॉस तो कर चुका है, वहां तक तो गिर ही चुका है। 1 महीने और अगर युद्ध चल गया तो भारत का एनर्जी सेक्टर पे बड़ा डेंट पड़ेगा। एनर्जी सेक्टर का मतलब पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी, ये सब, और जिसका हाहाकार पूरे देश में मचा हुआ भी है अभी। और 1 महीने और चल गया तो सोच के देखो हाहाकार का लेवल क्या होगा। और 3 महीने 2 महीने का तो फिर इमेजिन कर ही लो। 2027 की अर्निंग ग्रोथ 12 से 14% एक्सपेक्ट की गई थी, लेकिन क्रूड ऑयल अगर $100 पर रह गया अगले 1 साल तक तो ये अर्निंग 4% कट हो जाएगी, यानी कि 10% की अर्निंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। 2.4 बिलियन एफआई आउटफ्लो 1 हफ्ते में हुआ है, मतलब 1 ही हफ्ते में ये इतना माल बेच करके निकल गए हैं। ये भी आपको दिखाता हूं, ये देखो भैया, -56,000 करोड़ इन्होंने निकाले हैं मार्च में। आप देखो हर दिन की बिकवाली है, 10,000 करोड़, 7,000 करोड़, 6,000 करोड़, 4,000 करोड़ एवरी डे एफआईएस बेच रहे हैं। तो चल रहा है भैया, एफआई भी बेचे ही जा रहे हैं। अच्छा, 5 पैसा की रिपोर्ट है, अगर 6 से 8 हफ्ते और अगर युद्ध चल गया तो 10 से 15% का करेक्शन और आ सकता है, यानी कि कहां जाएगा, 22,000 के लेवल पे आ सकता है निफ्टी। ये 5 पैसा की रिपोर्ट है। रुपया इस केस में 93 से 95 जा सकता है। MUFG की रिपोर्ट है, जो कि जापान का बहुत बड़ा बैंक है, उसने कहा है कि $100 तक अगर ईयर एंड तक रह गया क्रूड ऑयल तो रुपया गिरेगा 95 रुपए के पार, 95 के पार।
रुपया ऑलरेडी 92 पर है, जो कि लोएस्ट है, अब तक इतनी गिरावट कभी नहीं हुई थी। स्ट्रेट ऑफ फॉरवर्ड बंद होने से भारत का सालाना 57 बिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा इंपोर्ट का बर्डन बढ़ गया है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, नुकसान हो रहा है, एफआई बेचे जा रहे हैं, ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ गया है, और ये दोनों एक साथ मिलकर के डॉलर की डिमांड बढ़ाए जा रहे हैं और रुपया गिरता जा रहा है। एक महीने में कौन कौन से सेक्टर्स इंपैक्ट होंगे अगर ये एक महीने वॉर चल गया तो ये समझ लीजिए। ओएमसीसीज यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं 30% और नीचे आ सकता है। एविएशन सेक्टर 25% और नीचे आ सकता है। ऑटो सेक्टर 18% नीचे आ सकता है। पेंट्स 15% नीचे आ सकता है। ये एजेंसीज कह रही हैं। फायदा हो सकता है फार्मा को, एनजीसी को, गोल्ड सिल्वर को, डिफेंस को, इनको फायदा हो सकता है। ठीक है। अच्छा, मैं एक बार डिस्क्लेमर दे दूं भैया कि ये सब चीजें, ये रिपोर्ट्स मेरी नहीं बनाई हुई हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो ये किसी तरह की सलाह नहीं है, निवेश ट्रेड कुछ किसी भी चीज के नहीं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी डिटेल एनालिसिस वगैरह जरूर कर लेना। ठीक है। ये एजेंसीज ने जो रिपोर्ट दी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद इसी चीज को यहाँ पे वर्ड्स में मैंने लिख दिया है डिटेल में। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल और फ्री व्हाट्सएप चैनल जो है हमारा। फ्री इसलिए बोल दे रहा हूं कि कुछ लोगों ने हमारे नाम पे गोरख धंधा खोल रखा है, हमारे नाम को इस्तेमाल करके वो पैसे कुछ बेचे जा रहे हैं। मैं आपको बार बार यही बोलता हूं कि हमारी सारी सर्विसेज फ्री है, हम कुछ नहीं बेचते, कुछ नहीं का कुछ नहीं बेचते, हमारा सब कुछ फ्री है, हम जो देते हैं सब फ्री देते हैं। तो ये पीडीएफ भी आपको फ्री मिल जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे है, वहां आपको आज ही, आप जब तक वीडियो देख रहे हैं उसमें लिंक इसका पहुंच चुका होगा। ठीक है। अब आते हैं युद्ध अगर 2 महीने चला तो क्या होगा। 2 महीने का टारगेट एजेंसी ने क्या दिया है, रिपोर्ट एजेंसी ने 20,000 से 21,000 के आसपास, ₹95 और क्रूड ऑयल इतना हो सकता है। गोल्डमैन सैक्स, क्रूड में 20% राइज का मतलब है अर्निंग में 2% का सीधा कट। 2% अर्निंग घट जाएगी भैया, क्रूड ऑयल 20% बढ़ गया तो। और 2 महीने में क्रूड 115 से $130 जाने का मतलब है अर्निंग 8 से 10% कट। अर्निंग का मतलब आप ये भी लगा लो, शेयर प्राइस निफ्टी 8 से 10% कट। ठीक। एक्स्ट्रा कैपिटल, ये वही बातें हैं, उसी को एक्सप्लेन मैंने यहां पे कर दिया है। बाकी आप इन चीजों को पढ़ सकते हो, इसका भी पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा। रुपया 95 से 97 क्यों हो सकता है। MUFG सेवियर सिनेरियो में ये इन्होंने कहा है कि क्रूड $120 पर रुपया ₹97 या उससे भी ज्यादा गिर सकता है। 2 महीने में करंट अकाउंट डेफिसिट 4 से 5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। इसका मतलब कुल मिलाकर देखो बात यही है, डिटेल में तो मैंने आप लिख रखा है। ऑयल एक ऐसी चीज है ना सर, ऑयल की डिपेंडेंसी हर चीज पर है। मेरे हाथ में ये पेन है, आप यहां बोर्ड पर देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं। सोच के देखिए, ऑयल अगर बंद हुआ या ऑयल अगर महंगा हुआ, आप जिस फोन पर ये वीडियो देख रहे हैं वो फोन महंगा हो जाएगा, ये बोर्ड महंगा हो जाएगा, ये पेन महंगा हो जाएगा, ये कैमरे जिससे मैं बात कर रहा हूं, शूट कर रहा हूं, वो महंगा होगा, हर चीज महंगा होगा। क्योंकि ऑयल के जरिए ही किसी गाड़ी, किसी ट्रक में सवार होकर के ये चीजें हम तक पहुंचती हैं। तो ऑयल का महंगा होने का मतलब सब कुछ महंगा, कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है। 2 महीने में इंपैक्ट बताया है यहां पर, और उसी तरीके से 3 महीने का इंपैक्ट भी बताया है। ये पीडीएफ आपको दे दूंगा, पढ़ लेना। तो कुल मिलाकर के आपके मन की बात कि भैया क्या करें, इन्वेस्टर्स क्या करें। देखो यहां पर मैंने एक डेटा दिया है, ये आईसीसी डायरेक्ट रिसर्च का डेटा है कि पिछले 30 सालों में ना 6 बड़े वॉर्स हो चुके हैं, और हर वॉर के बाद मार्केट बाउंस बैक करता है। ये ग्रीन वाला जो आप देख रहे हो, गल्फ वॉर 1990 में जब हुआ था, वो वॉर खत्म होने के बाद 18% मार्केट बाउंस बैक कर गया था 3 महीने में, और 6 महीने में 32% मार्केट ने बाउंस किया था। कारगिल वॉर 1999 में हुआ था, 22% 3 महीने में बाउंस बैक कर गया था, मतलब वापस उछल गया मार्केट, और 6 महीने में 38% वापस उछल गया था। 2001 में जब रिसेशन वगैरह आया था तो 12% मार्केट उछला था वो खत्म होने के बाद, और 20% 6 महीने में। इराक वॉर जब 2003 में हो रहा था, 15% 3 महीने में, और 6 महीने में 25%। नॉर्मली ऑन एन एवरेज भी देखा गया है कि 28% 3 महीने में बाउंस बैक कर जाता है मार्केट, और 6 महीने में 38% बाउंस बैक कर जाता है। तो यहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, सर उनको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं होती है, कितना भी बड़ा खतरा आ जाए। अरे कोविड जैसा क्राइसिस, इतना भयंकर क्राइसिस, ऐसा लग रहा था कि दुनिया बचेगी नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब निफ्टी 8,000 पर गिर गया, वहां से उठकर निफ्टी 20,000 पहुंच सकता है, तो दिक्कत तो है। पता नहीं है कि 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, 5 महीना चलेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन यह कि जितने भी महीने चले, उसके बाद बाउंस बैक मार्केट जरूर करता है। ठीक। ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले एसआईपी इन्वेस्टर्स की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं भैया।
एसआईपी बंद कर दें, क्योंकि डेटा भी कह रहा है कि एसआईपी लगातार बंद हो रहे हैं, एसआईपी लगातार लोग बंद कर रहे हैं, पैनिक में बेच रहे हैं। अब होगा है ना, 1-2 साल से उनका पोर्टफोलियो नेगेटिव में है। लेकिन एक बात समझो भैया, जब स्टॉक प्राइसेस नीचे गिरते हैं ना, तो आपको उतने ही रुपए में ज्यादा यूनिट्स खरीदने को मिलते हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स। तो ये समय खरीदने का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा पैसा लोन लेकर के, कर्जे लेकर के डाल दो, ऐसा भी नहीं है। जितने पैसे हैं थोड़े आपको एवरेज करने चाहिए, एक बार में सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, गिरा थोड़ा सा डाला, और गिरा और थोड़ा सा डाला, और गिरा और थोड़ा सा डाला। लेकिन वैल्यू स्टॉक्स, वैल्यू म्यूचुअल फंड में अगर आप गलत फंड और गलत स्टॉक्स में जा रहे हो तो गिरा, वो उठेगा कि नहीं कोई नहीं जानता। तो पैसा आपका पूरी तरीके से ऐसे केस में डूब भी सकता है। तो सावधानी से, वैल्यू इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, वैल्यू स्टॉक्स और वैल्यू म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड और डिफेंस में एलोकेशन अभी रख सकते हैं एज ए हेज करने के लिए। ठीक है, आपको पता है कि जब परिस्थिति गड़बड़ होती है, जब इकोनॉमी खराब चलती है, तो गोल्ड और सिल्वर अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक, क्वालिटी लार्ज कैप एक्यूमुलेट करो। अभी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ लार्ज कैप में जाइए भैया, स्मॉल कैप मिड कैप से दूर रहिए। कुल मिलाकर के एक बार फिर से समरी दे देता हूं। वॉर कितने दिन? जो आशावादी एनालिस्ट हैं वो 4 से हफ्ता कह रहे हैं, यथार्थवादी मतलब बीच वाले जो हैं वो 6 से 10 हफ्ता चलेगा कह रहे हैं, और जो निराशावादी है वो कह रहे हैं कि 6 महीने भी चल सकता है भैया, कोई ठीक नहीं है इसका। भारत के एक्शंस, रशिया ऑयल वेवर हुआ है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लाया गया है, ऑपरेशन संकल्प लाया है, 40 से देशों से ज्यादा सोर्सिंग हो गई है, मतलब डाइवर्सिफाई कर दिया है टेल इंपोर्ट भारत ने। 1 महीना एजेंसीज क्या कह रहे हैं, 1 महीना अगर चला वॉर तो निफ्टी यहां रुपया यहां संभाला जा सकता है। 2 महीने अगर चला गया तो निफ्टी यहां रुपया यहां बुरा होगा भैया। 3 महीने अगर वॉर चला गया तो निफ्टी यहां रुपया यहां, कोविड जैसी इमरजेंसी आ सकती है। देखो, इतिहास में हर बार मार्केट रिकवर हुआ है। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स को तो मैं बार बार यही कहता हूं, वैल्यू मतलब लॉन्ग टर्म, 10 साल से ऊपर के लिए जो आए हैं, टेंशन नॉट, घबराने की बात नहीं है, सब टेम्पररी है। लेकिन हाँ, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, 2-3 साल वाले, उनके लिए घबराने वाली बात तो है। और ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरी एनालिसिस कैसी आपको लगी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा भैया। बहुत मेहनत लगती है पूरा पीडीएफ बनाने में, इतना कुछ एनालिसिस आपके सामने लाने के लिए बहुत पाड़ करके लाना पड़ता है आपके सामने। तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। चलो भैया, आज के लिए इतना ही।